गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर 39। सो लेट डिस्कस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, प्रैक्टिस पेपर 39 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए। हु रोट द पोएम हॉक रोस्टिंग। हॉक रोस्टिंग पोएम किसके द्वारा लिखी गई थी? सो टेड ह्यूज रोट दिस पोएम। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। टेड ह्यूज एक ब्रिटिश पोइट है। इनका जन्म हुआ था 1930 में, 1930 में इनका जन्म हुआ था एंड 1998 में इनकी डेथ हुई। इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट भी रह चुके हैं। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये चिल्ड्रन राइटर माने जाते हैं क्योंकि ये चिल्ड्रन पोइट्री काफ़ी लिखते हैं। सो द एंड नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच ईयर टेड ह्यूज बिकम पोइट लॉरिएट। किस ईयर में ये पोइट लॉरिएट बने? सो ये पोइट लॉरिएट बने थे 1984 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर द इमेजिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड। इमेजिस्ट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? सो ये 1912 में स्टार्ट हुआ था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 1912। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच मूवमेंट इज नोन फॉर एग्जैक्ट इमेजरी क्लियर शार्प लैंग्वेज। कौन सा मूवमेंट एग्जैक्ट इमेजरी एंड क्लियर शार्प लैंग्वेज के लिए जाना जाता है? सो ये इमेजेस में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, इमेजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोइट ऑफ इमेजिज्म मूवमेंट। इमेजिज्म मूवमेंट के सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोइट कौन हैं? सो इजरा पॉन्ड इस मूवमेंट के मुख्य पोइट माने जाते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, इजरा पॉन्ड। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच मूवमेंट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट। ठीक है, कौन सा मूवमेंट फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड हुआ एज ए लिटरेरी मूवमेंट के रूप में? सो ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। और इसके मुख्य जो पोइट थे वो थे जॉन केबल। सो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु हैड ए विलिंगनेस। ठीक है, किसकी विलिंगनेस थी ये? एक्सपेरिमेंट विद नॉन ट्रेडिशनल वर्स फॉर्म, यानी कि नॉन ट्रेडिशनल वर्स फॉर्म में अपनी पोइट्री कंपोज करने की किसकी ये इच्छा रही? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये इमेजिनिस्ट थे यानी मॉडर्न पोइट थे। इन्होंने क्या है, अपना जो काव्य है यानी अपनी जो पोइट्री है वो नॉन ट्रेडिशनल वर्ड्स में लिखी है। यानी कि जो पुराने पोइट थे वो कुछ ना कुछ एक जो पोइट्री फॉर्म है उसको फॉलो करते थे, कि जैसे ब्लैंक वर्स वगैरह में लिखते थे, लेकिन ये लोग मोस्टली फ्री वर्स में लिखते थे। इन्होंने कोई भी पोइट्री फॉर्म को फॉलो नहीं किया। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर डैश इमेजिस्ट वॉज पब्लिश्ड। किस ईयर में डैश इमेजिस्ट पब्लिश हुआ? यानी ये एक है ना एंथोलॉजी थी, यानी एक काव्य संग्रह इस एज का जो कि पब्लिश हुआ था 1914 में। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 1914। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। तो 1914 में ये पब्लिश हुआ डैश इमेजेस, जो कि मॉडर्न एज की एंथोलॉजी थी। इस ग्रुप के पोइट के द्वारा पब्लिश हुई थी। इजरा पॉन्ड ने पब्लिश करा था इसको। नेक्स्ट है 9, विच मूवमेंट इज नोन एज एंग्लो अमेरिकन पोइट्री ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, कौन से मूवमेंट को एंग्लो अमेरिकन पोइट्री के नाम से भी जाना जाता है 20वीं शताब्दी के? ठीक है, तो ये इमेजेस में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एट द टाइम ऑफ बिगनिंग ऑफ इमेजेस की बिगनिंग के टाइम पर हु वर कंसिडर्ड द पैरागॉन ऑफ पोइट्री। है ना, पैरागॉन किसे माना जाता है पोइट्री का? पैरागॉन का मतलब होता है आदर्श, है ना। तो पोइट्री का आदर्श किसे माना जाता था इस समय जब इसकी शुरुआत हुई? सो लॉन्गफेलो एंड टेनिसन दोनों को ही माना जाता था। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, dash is the practice of art of using an object or word to represent an abstract idea. So symbolism आपका right option हो जाएगा। Symbolism is the practice of art of using an object or word to represent an abstract idea. Next है question number 12, which can have a symbolic meaning. किसका symbolic meaning हो सकता है? कि एक्शन, पर्सन या प्लेस। सो ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सिंबल के रूप में एक्चुअली सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीक चिन्हों का यूज़ करना अपनी पोइट्री में, यानी सिंबॉलिज्म होता है प्रतीकवाद। तो प्रतीकवाद के रूप में, प्रतीकों के रूप में हम एक्शन हो कोई या कोई पर्सन या प्लेस, किसी स्थान, किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। सो द राइट, इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
सिम्बोलिज्म इज़ ऑफन यूज्ड बाय राइटर्स टू मेक देयर राइटिंग, यानी जो सिम्बोलिज्म है इसको हिंदी में कहते हैं प्रतीकवाद। प्रतीकवाद जो सिम्बोलिज्म है ये राइटर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है अपनी राइटिंग में। क्यों? क्योंकि अपनी राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाने के लिए जब हम अपनी राइटिंग में सिम्बल्स का यूज़ करते हैं तो राइटिंग क्या है हमारी इम्प्रेसिव लगती है, इसीलिए राइटर्स इसका यूज़ करते थे। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, इम्प्रेसिव। अपनी राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाने के लिए राइटर इसका यूज़ करते थे सिम्बोलिज्म का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच फिगर ऑफ स्पीच यूजेज इन सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता था? तो मेटाफर यूज़ किया जाता है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अराउंड विच ईयर सिम्बोलिस्ट मूवमेंट बिकम पॉपुलर। किस ईयर में जो सिम्बोलिस्ट मूवमेंट है पॉपुलर हुआ? तो ये 1890 के 1890 में पॉपुलर हुआ था, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सिम्बोलिज्म इज फाउंड इन द पोइट्री ऑफ। जो सिम्बोलिज्म है ये किसकी पोइट्री में पाया जाता है? सो ये जो मॉडर्न पोइट हैं और जो मेन मॉडर्न पोइट माने जाते हैं टी.एस. एलियट और W.E. यीट्स, ये दोनों ही क्या हैं हमारे मॉडर्न पोइट हैं। इनकी पोइट्री में हमें ये देखने को मिलता है सिम्बोलिज्म। जब आप इंग्लिश जो लिटरेरी टर्म पढ़ेंगे उसमें ये सारे आपको मूवमेंट पढ़ने को मिलेंगे, ये सब लिटरेरी टर्म के अंतर्गत पूछे जाते हैं। सिम्बोलिज्म मूवमेंट क्या रहा और ये सारी इमेजिस्ट मूवमेंट और ये सभी कुछ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हु रिप्रेजेंटेड सिम्बोलिज्म इन मॉडर्न नोवेल्स। ठीक है, सिम्बोलिज्म को मॉडर्न नोवेल में किसने रिप्रेजेंट किया है? तो जेम्स जॉयसी एंड वर्जीनिया वुल्फ, दोनों ही नॉवलिस्ट ने इसे अपनी राइटिंग्स में यूज़ किया। यानी कि पोइट्री में अगर बात करें हम सिम्बोलिज्म की तो हमें देखने को मिलता है टी.एस. एलियट और W.B. यीट्स की पोइट्री में, और अगर हम जब नोवेल की बात करते हैं तो ये देखने को मिलता है जेम्स जॉयसी के वर्क में और वर्जीनिया वुल्फ के वर्क में। ये दोनों ही क्या है मॉडर्न नोवेलिस्ट हैं, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा आपका आंसर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नोवेलिस्ट ऑफ सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म के जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट नोवेलिस्ट हैं वो कौन माने जाते हैं? तो वो पॉल एडम हैं। ठीक है, पॉल एडम इसके सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नोवेलिस्ट हैं, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, पॉल एडम, और ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर द बीट मूवमेंट स्टार्टेड। किस ईयर में बीट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? सो दिस मूवमेंट इज स्टार्ट इन 1948, यानी 1948 में ये स्टार्ट हुआ था, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। आप इस डेट से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 1800 जो हमने पढ़ा था प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, एक वो भी मूवमेंट है। ये सभी आप टर्म जो हैं इंग्लिश जो लिटरेरी टर्म है उसके अंदर आप पढ़ोगे, जैसे कि बीट मूवमेंट, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, या है ना। तो जो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड था वो 1848 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो बीट मूवमेंट है ये हुआ था 1948 में। सो आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द बीट मूवमेंट लास्टेड टिल, और ये कब तक रहा? ये 1963 तक चला, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, 1963। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हु कॉइन्ड द टर्म बीट जनरेशन। ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया था? तो ये टर्म कॉइन किया गया था जैक कैरॉक के द्वारा, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, जैक कैरॉक। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर द टर्म बीट जनरेशन कॉइंड। किस ईयर में ये टर्म जो है कॉइन किया गया बीट जनरेशन? तो ये जो टर्म है ये कॉइन किया गया था 1949 में, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एक्चुअली स्टार्ट तो हुआ था ये 1948 में, लेकिन जो ये टर्म है ये कॉइन किया था 1949 में। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द हर्लिन रेनेसा वॉज ए डैश मूवमेंट। तो ये जो हर्लिन रेनेसा है ये एक कल्चरल मूवमेंट था, ठीक है, अफ्रीका का, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, कल्चरल मूवमेंट था ये। ठीक है, तो रेनेसा का मतलब क्या होता है? रेनेसा का मतलब होता है रिवर्थ यानी रिवाइवल। तो इसमें जो है अफ्रीका की जो कल्चर थी यानी अफ्रीका की जो संस्कृति थी उसे रिवाइव किया गया था, और इसे निग्रो मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। कि एलन लॉक नाम के एक पोइट थे अफ्रीकन, उन्होंने एक एंथोलॉजी लिखी थी निग्रो के नाम से। निग्रो एक आपने पढ़ा होगा प्रजाति भी पाई जाती है अफ्रीका में, ठीक है, एक ट्राइब्स का नाम है, तो उसी के नाम पर इसे निग्रो मूवमेंट भी कहा जाता है, या फिर इसको
एक कल्चर मूवमेंट कहा जाता है हार्लेम रेनेसां को। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द ब्लैक माउंटेन पोइट्स वर ऑल्सो नोन एज, तो जो ब्लैक माउंटेन पोइट हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं? सो द प्रोजेक्ट ट्विस्ट के नाम से ये जाने जाते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। और इनको ये जो है ब्लैक माउंटेन एक कॉलेज का नाम था अमेरिका में, नॉर्थ कैरोलिना में। तो उस कॉलेज में पढ़े हुए पोइट्स के ग्रुप को ये नाम दिया गया, यानी ये टर्म दिया गया। और इन्हें एवेंट ग्रेड भी माना जाता है क्योंकि इनकी जो राइटिंग थी वो काफ़ी कैसी थी, साइंटिफिक थी। तो इसीलिए इन्हें प्रोजेक्ट ट्विस्ट और एवेंट ग्रेड के नाम से भी जाना जाता है। सो द राइट ऑप्शन आपका सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द हंगरी जनरेशन वॉज ए लिटरेरी मूवमेंट इन द, एक हंगरी जनरेशन मूवमेंट हुआ, ये किस लैंग्वेज में था? तो ये बंगाली लैंग्वेज में था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द हंगरी जनरेशन वॉज ए लिटरेरी मूवमेंट, ये भी एक लिटरेरी मूवमेंट था इन द बंगाली लैंग्वेज दैट वॉज लॉन्च्ड बाई, ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? सो ये हंगरी लिस्ट क्वार्टेट के द्वारा लॉन्च हुआ था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इन विच कंट्री द हंगरी जनरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, किस कंट्री में स्टार्ट हुआ था? सो एक इंडिया का मूवमेंट था, ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था, अपने ही देश में। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, इंडिया, कैलकाटा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ईयर द हंगरी जनरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? सो 1961 में स्टार्ट हुआ था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द हंगरी जनरेशन मूवमेंट वॉज लेड बाय, ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था शक्ति चट्टोपाध्याय, मेले रॉय एंड सबमेल वशक। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ये सभी के द्वारा चलाया गया था। तो ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, फेरी क्वीनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो फेरी क्वीनी है ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एक एपिक का एग्जाम्पल है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एपिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द पर्पज ऑफ एपिक इज, एपिक का पर्पज क्या होता है? सो टू गिव मॉरल, नैतिकता प्रदान करना होता है एक पर्पज नोवेल का, एपिक का पर्पज। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, एन एपिक इज़ अ पोएम इंक्लूडिंग हिस्ट्री, यानी कि एपिक पोएम जो होती है इसमें क्या इंक्लूड होता है? हिस्ट्री। a work of art surpassing the dimension of realism, the chief characteristic of the epic referred to is, it talk of the dead. So the right option will be C. So question number 33, Virgil and Ovid were the original innovators, ये कैसे क्या थे? original innovators थे। तो इन्होंने क्या लिखा? epic लिखा है इन्होंने। So the right option will be C, ये epic लिखते थे, epic poet हैं ये दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एपिक प्रॉपर इज, एपिक का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? कॉमन पीपल, मॉर्निंग, सेलिब्रेशन या सीरियस? तो जो सब्जेक्ट मैटर है एक एपिक का वो सीरियस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, एपिक इज़ द पोइटिक हिस्ट्री ऑफ ए ग्रेट फैमिली, यानी यहाँ पे आपका एपिक हो जाएगा कि जो एपिक है वो किसी महान परिवार की क्या होती है? पोइटिक हिस्ट्री होती है, यानी कि जिसके बारे में एपिक लिखा जाएगा उसकी फैमिली कैसी होगी? वो महान, कोई महान बैकग्राउंड होगा, कोई महान, जैसे कि रामायण लिखी गई या महाभारत लिखी गई, तो ये जो फैमिली थी, ये कौरव हैं, पांडव हैं, इनकी फैमिली कैसी थी? महान फैमिली थी ना, तभी तो इनके बारे में इनकी जो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, एपिक ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि एपिक ऑफ ग्रोथ को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फोक एपिक के नाम से जाना जाता है, यानी कि जैसे होमर का जो इलियाड है, ओडिसी है, ये फोक एपिक के एग्जाम्पल हैं, यानी कि प्राइमरी एपिक इन्हीं को माना जाता है। इसे एपिक ऑफ ग्रोथ कहिए या फिर फोक एपिक हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द डैश एपिक इज़ द एपिक ऑफ ग्रोथ फॉर इट इज़ मेड ऑफ मैनी फोक पोएम, करेंट स्टोरीज, लीजेंड, बेलाड, ETC। तो ये ऑथेंटिक एपिक है। तो ऑथेंटिक एपिक आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो फोक एपिक है, ऑथेंटिक एपिक है, ये एक ही बात है। इसको है ना ग्रोथ एपिक भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रोथ एपिक को ही फोक एपिक कहा जाएगा, ग्रोथ एपिक को ही ऑथेंटिक एपिक कहा जाएगा। और ये सबसे पहले जो एंशियंट एपिक हैं जैसे होमर का इलियाड, ओडिसी, ये इसी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, द लिटरेरी एपिक इज़ द एपिक ऑफ आर्ट,
यानी कि जो आर्ट के एपिक होते हैं जिनमें आर्ट दिखाई जाती है उन्हें लिटरेरी एपिक कहा जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। जैसे पैराडाइज लॉस्ट, ये एक आर्ट एपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। एपिक ऑफ आर्ट इज अ कॉन्शियस पर्पज ऑफ द पोइट, यानी कि कॉन्शियस पर्पज, यानी कि एक आर्ट के द्वारा एक आर्ट को यूज़ किया जाता है इस एपिक को लिखने के लिए, इसीलिए इसे कॉन्शियस पर्पज यहाँ पे कहा जा रहा है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। जैसे आप इसका एग्जाम्पल है, लिटरेरी एपिक का एग्जाम्पल है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, और अब वर्जिल का जो एनीड है वो भी लिटरेरी एपिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, अ मोक एपिक इज, मोक एपिक क्या होता है? ये एक पैरोडी होता है ऑफ रियल एपिक, यानी रियल एपिक जो वास्तविक एपिक होता है उससे ये इसमें बहुत डिफरेंस होता है, ये उसी की एक पैरोडी होती है। यानी कि जैसे एलिमेंट यानी पोइटिक डिवाइसेस को एक महान एपिक को लिखने में यूज़ किया जाता है, तो उसकी जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उन्हें इसमें भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका जो टॉपिक होता है वो बहुत तुच्छ होता है, बहुत सब्जेक्ट बहुत तुच्छ होता है, वो ऐसा लगता नहीं है कि एपिक पढ़ रहे हैं हम कोई, ठीक है। तो इसीलिए उसे पैरोडी बोला गया रियल एपिक की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोक एपिक, निम्न में से कौन सा मोक एपिक का एग्जाम्पल है? सो रेप ऑफ द लॉक इज ए मोक एपिक, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स हैज़ रिटन अ मोक एपिक, आइडेंटिफाई हिम, निम्न में से किस पोइट ने मोक एपिक लिखा है? ये जो रेप ऑफ द लॉक था ये लिखा था अलेक्जेंडर पोप ने, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, पोप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, द रैप ऑफ द लॉक इज रिटन इन, ये जो रैप ऑफ द लॉक है मोक एपिक, ये किस में लिखा गया है, यानी किस पोइटिक मतलब फॉर्म में लिखा गया है? तो ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, अ मोक एपिक इज ए, मोक एपिक होता क्या है? ए लॉन्ग नैरेटिव पोइम ऑन ट्रिफल इशू, यानी कि एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है लाइक एपिक, और किस पर होती है? ट्रिफल इशू, यानी छोटी सी बात पर, यानी कोई ऐसा इसका जो सब्जेक्ट टॉपिक होता है वो ऐसा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, हु रिगार्ड शैली एज द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, शैली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसने माना है? AC स्विनबर्न ने, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सब्जेक्टिविटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लिरिक, यानी जो लिरिक होती है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट तत्व होता है सब्जेक्टिविटी, यानी कि पर्सनल होती है। इसे पोइट अपने ऊपर अपने पर्सनल फीलिंग्स के ऊपर लिखता है, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, द थीम ऑफ इम्पर्सनल लिरिक, इम्पर्सनल लिरिक की थीम क्या होती है? ठीक है, तो फेस्टिवल, मैरिज, पब्लिक इवेंट, कुछ भी, सब कुछ हो सकता है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, एलिजाबेथन लिरिक इज स्वीट एंड म्यूजिकल बट इट करेक्टराइज्ड बाय, यानी एलिजाबेथन जो लिरिक होती थी वो स्वीट होती थी, म्यूजिकल भी होती थी, बट कैसी होती थी वो? उनमें आर्टिफिशियली दिखती थी, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द एलिजाबेथन लिरिक इज डिफरेंट फ्रॉम द रोमांटिक लिरिक इन टर्म ऑफ इट्स, यानी एलिजाबेथन लिरिक रोमांटिक लिरिक से कैसे डिफरेंट थी? तो ये स्पॉन्टेनिटी में डिफरेंट थी, यानी कि जो रोमांटिक लिरिक थी वो स्पॉन्टेनियस होती थी, यानी कि नेचुरल लगती थी वो। इसका मतलब ये हुआ कि जो रोमांटिक एज की जो लिरिक थी वो ज़्यादा अच्छी थी बजाय एलिजाबेथन के, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, वो फॉलोइंग MCQs हैं यहाँ पर, 50 to 70 आर फ्रॉम शेक्सपियरियन कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस से यहाँ लिए गए हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, वॉट शॉर्ट ऑफ करेक्टर इज पोर्शिया, जो पोर्शिया है उसका करेक्टर कैसा था? क्विक विट एंड ब्यूटीफुल, अ फ्री स्पिरिट, अ रूल फॉलोअर, ऑल ऑफ द एबव, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव आपका सही हो जाएगा। जो पोर्शिया है उसमें ये सभी क्वालिटी मिलती हैं, वो क्विक विट है यानी कि वो स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी, सुंदर थी, फ्री स्पिरिट थी उसमें, और वो रूल फॉलोअर थी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, हु डज द प्ले टाइटल रेफर टू, यानी इस प्ले का जो टाइटल है मर्चेंट ऑफ वेनिस, किसे रेफर करता है? तो ये करता है एंटोनियो को, क्योंकि यही तो यहाँ का जो है मर्चेंट है, तो इसी के ऊपर ये जो प्ले है पूरा इसी के ऊपर है, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी।
ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो वेनिस का जो मर्चेंट है वो एंटोनियो ही है, इसीलिए ये टाइटल जो है एंटोनियो को रेफर करता है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, वॉट माइट बी द कॉज ऑफ एंटोनियोज परसिस्टेंट एंड रोजनिंग मेलंकली। इसका जो एंटोनियो है एक मेलंकली टाइप करेक्टर है, यानी कि हमेशा वो उदास रहता है, ठीक है, उसमें इमोशंस का पता नहीं चलता। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, अनरिक्वाइटेड लव फॉर बेसेनियो, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, What is one of Antonio's key characteristics other than melancholy? melancholy के अलावा इसे एक melancholy कैरेक्टर कहा गया इस प्ले के अंदर, तो इसके अलावा इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता क्या है, तो एंटी सैमेनिटिज्म इसकी अदर करेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, वाई डज वैसेनियो सीक टू मैरी पोर्सिया इन द फर्स्ट प्लेस। वैसेनियो पोर्सिया से क्यों शादी करना चाहता है, ही नीड्स हर मनी, ठीक है, वो रिच थी इसीलिए। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डू द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स इन द प्ले एम्बॉडी। सो इट इज़ अनक्लियर, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, कोई क्लियरिटी नहीं दिखाएगी इससे संबंधित प्ले में। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, what issue causes the conflict between Shylock and the Christian character to come to a head। तो क्या है इसके ऑप्शन देखिए, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, मर्सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, इन द प्ले व्हाट ब्रेक्स द साइकिल ऑफ इंसल्ट इंजरी एंड रिवेंज दैट ट्रैप्स शाइलॉक एंड द क्रिश्चियन कैरेक्टर टुगेदर, द ट्रायल्स रिजल्ट, ठीक है, यानी कि जो प्ले में जो चल रहा था, इंसल्ट का रोल, इंजरी हुई थी, जो रिवेंज जो लिया जा रहा था एंटोनियो के ऊपर साइलॉक का, साइलॉक ने जो जाल बिछाया था, उसका एंड कैसे होता है फाइनली, तो जो रिजल्ट होता है ट्रायल का, यानी कोर्ट में जो निर्णय सुनाया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये सब खत्म हो जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, और जो ट्रायल था, उसका ट्रायल का जो रिजल्ट था वो एंटोनियो के फेवर में रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट डज क्रॉस ड्रेसिंग एलो पोर्सिया टू डू, यानी क्रॉस ड्रेसिंग क्या एलो करती है पोर्सिया को करने के लिए, तो उसको मिल जाती है पावर और पोजीशन, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, which play of Shakespeare is best known for Shylock and his famous Hath Not a Jew Eyes speech on humanity, also notable is Portia's speech about the quality of mercy। यानी कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले शाइलॉक की फेमस स्पीच के लिए जाना जाता है, जैसे उसने एक कोट बोला है, हैथ नॉट अ ज्यू आइज, और एक उसने बोला है, पोर्सिया ने एक स्पीच बोली है इस प्ले के अंदर, द क्वालिटी ऑफ मर्सी। तो इस कौन से प्ले में, तो ऑब्वियसली मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात हो रही है, हम क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि कंपोज किया गया था 1596 से 1597 के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द कॉमिक करेक्टर इन द प्ले। इस प्ले के अंदर कॉमिक करेक्टर कौन है, तो लैंसलॉट गोबो इसमें कॉमिक करेक्टर है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर है 61, व्हाट सोर्स और सोर्सेज डू सैली रिनो एंड सैली न्यू। इसमें दो करेक्टर हैं, सैली रिनो एंड सैली न्यू, सजेस्ट करते हैं एंटोनियो का जो दुख है उसका कारण क्या बताते हैं ये दोनों लोग, तो वो बताते हैं कि कॉमर्शियल कंसर्न, यानी कि जो कॉमर्शियल यानी कि जो उसके शिप वगैरह थे उसके बारे में उसको चिंता थी, इसीलिए वो परेशान था, और लव यानी कि बेसोनियो से उसका जो प्यार था वो भी उसके एक दुख का कारण बन गया था, उसी के लिए तो उसने लोन लिया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ग्रेशियानो डज बेसेनियो जोक about after Graciano has left, so his empty speech, so the right option will be B। next question number 63, at Belmont what reason does Portia give Narisha for being weary of the world, कैन नॉट चूज़ हर हस्बैंड, कि वह क्या विडम्बना है कि वो अपना हस्बैंड भी चूज़ नहीं कर सकती, ये उसको वो कहती है नेरिसा को।
सो राइट ऑप्शन विल बी सी, क्योंकि उसके जो फादर हैं वो एक कंडीशन उसके लिए रख गए थे, वो जो कास्केट वाला जो सीन है उसमें कास्केट चुननी होती है उसके स्वीटर्स को, देन उसको वो अपना हस्बैंड सेलेक्ट करेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। अकॉर्डिंग टू पोर्सिया, व्हाट इज द कैरेक्टर फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश स्वीटर हु केम टू गैस द करेक्ट कास्केट? Poor language skills. So the right option will be A, poor language skills. And next question number 65. What did each of Portia's suitors do before leaving? क्या करते हैं वो before leaving? Open the casket, had dinner with Portia, refused to choose casket. वो मना करते हैं उसको चूज करने के लिए. So the right option will be C. And next question number 66. In an aside, what does Shylock confess? एक aside में क्या confess करता है Shylock? He hates एंटोनियो. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, वो एंटोनियो से हेट करता है, ये वो कहता है. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67. व्हाट इज इट दैट एंटोनियो क्रिटिसाइज एंड दैट शाइलॉक डज एज ए रेगुलर बिजनेस प्रैक्टिस? ठीक है, क्या है जो एंटोनियो को पसंद नहीं है और वो शाइलॉक का रेगुलर बिजनेस प्रैक्टिस है, यानी कि बिजनेस है, यानी यूजरी, यानी कि सूदखोरी या ब्याजखोरी. ये शाइलॉक जो है ब्याजखोरी का काम करता था, यानी कि लोन देता था ब्याज पर, तो ये एंटोनियो को पसंद नहीं है, ये इसकी आलोचना करता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68. व्हाट डज शाइलॉक से? क्या कहता है शाइलॉक दैट एंटोनियो हैज़ डन टू हिम इन द पास्ट? स्पैट ऑन हिम. ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. स्पैट का मतलब होता है झगड़ा. ठीक है, उसने पास्ट में झगड़ा किया था उससे, ये वो कहता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69. इन व्हाट कैपेसिटी डज एंटोनियो इंसिस्ट शाइलॉक लैंड हिम द मनी? सो एज एन एनिमी. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. Next question number 70. How does Bassanio feel about the arrangement and the condition of the loan? Suspicious. So the right option will be C. And next question number 71. Which angel does Saturn trick by disguise himself as a cherub? So the right option will be B, Uriel. देखिए क्वेश्चन नंबर 72. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक? इनमें से कौन सी फॉर्म सैटर्न नहीं लेता? So angel, toad, cormorant. So the right option will be D. He takes all these forms. वो सारी की सारी फॉर्म्स ये इसमें से यूज़ करता है. कभी वो एंजल बन जाता है, मतलब अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, कभी टोड बन जाता है, कभी कॉर्मोरेंट बन जाता है. सो आपका डी सही हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73. इन वॉट बुक डज द फॉल टेक प्लेस? सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, इन 9th बुक. सो सी आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73. इन वाट बुक डज द फॉल टेक प्लेस? किस बुक में जो फॉल है वो टेक प्लेस? देखिए क्वेश्चन नंबर 73. इन वाट बुक डज द फॉल टेक प्लेस? इन सैटर्न का जो फॉल है वो किस बुक में दिखाया गया? सो बुक 9. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74. इन विच बुक द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव अकर? किस बुक से, बाइबल की किस बुक से ये जो स्टोरी है एडम और ईव की, ये ली गई है? सो जेनेसिस से ली गई है ये. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75. विच डेविल एडवोकेट अ रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वॉर अगेंस्ट गॉड? सो मौलक. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. जो मौलक है ये गॉड के अगेंस्ट, मतलब सैटर्न की तरफ से ये ही युद्ध लड़ता है, ये जो सैटर्न है उसका सेनापति है युद्ध में. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76. व्हाट इज मिल्टन स्टेट पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट? मिल्टन का क्या पर्पस है पैराडाइज लॉस्ट में? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. जो गॉड है उनका वेज जस्टिफाई करना मैन के लिए, इंसानों के लिए. सो सी आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में इनमें से कौन सा करेक्टर नहीं है? नाइट, डिस्को, डेथ, एगोनी नहीं है. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78. Which angel wields a large sword in the battle and wounds Saturn? So ये माइकल. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. माइकल जो है गॉड का सेनापति है जो युद्ध में उतरता है भगवान की तरफ से. ये क्वेश्चन नंबर 79. When Saturn leaps over the fence into paradise, what does Milton liken him to? So a wolf leaping into a sheep's pen. So the right option will be C. देखिए क्वेश्चन नंबर 80. Which angel tells
एडम, कौन सा एंजल एडम को बताता है अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में इन बुक 11th एंड 12th। जो 11th बुक है, 11वीं और 12वीं बुक किताब है इस एपिक की, उसमें कौन सा एंजल एडम को फ्यूचर के बारे में बताता है, तो वो बताता है माइकल। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, विच स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज एजर्टेड एज टू इन पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, अर्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है पैराडाइज लॉस्ट में। अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाई ए चैन। ठीक है, यानी जो अर्थ है वो हेवन से चैन के माध्यम से जुड़ी हुई है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, विच डेवल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पैंडेमोनियम। कौन सा डेवल पैंडेमोनियम का मेन आर्किटेक्ट है, तो ये मुल्सीबर है जिसने पैंडेमियन बनाया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए मुल्सीबर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, हाउ मैनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वॉक ए म्यूज। तो कितनी बार जो मिल्टन है म्यूज को इन्वॉक करते हैं इस पैराडाइज लॉस्ट में। सो इट्स 4 टाइम्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज, यानी पैराडाइज से बाहर कौन ले जाता है एडम और ईव को, तो ये ले जाता है माइकल। ठीक है, माइकल जो है एडम और ईव को पैराडाइज लॉस्ट से बाहर कर देता है। जब वो नियम तोड़ देते हैं भगवान का, तब उनको बाहर निकाल दिया जाता है हेवन से, तो ये माइकल उन्हें बाहर लेके जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। और इन्हें यही माइकल ही फ्यूचर के बारे में बताता है एडम और ईव को। ठीक है, कि फ्यूचर में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डज मिल्टन एमुलेट, यानी कि जो मिल्टन है उन्होंने किस पोइट को फॉलो किया है अपना अपना जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए, तो उन्होंने दोनों ही वर्जिल और होमर को फॉलो किया, एमुलेट किया है, यानी कि उनको कॉपी किया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, बोथ वर्जिल एंड होमर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, जॉन गाल्सवर्दी नोवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ। ठीक है, जो जॉन गाल्सवर्दी के नोवेल्स हैं उनमें इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है क्लास स्टडीजन अपॉन सोसाइटी, यानी कि उनके जितने भी प्ले हैं वो सभी क्या हैं क्लास ट्रेडिशन, जो सोसाइटी में जो बुराइयां फैली हुई थी क्लास ट्रेडिशन को लेकर, वो उनके प्ले में दिखाया जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। ये TGT 4 में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, इनमें में से कौन सा प्ले इज नॉट रिटन बाय गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया। TGT 9 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। द सिल्वर बॉक्स और जॉय, वीवर्स या डॉल्स हाउस। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, या डॉल्स हाउस गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया क्योंकि इब्सन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज ए एंड लिटिल मैन एक प्ले है गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है जो कि एक 1 एक्ट प्ले है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एक 1 एक्ट प्ले है, छोटा प्ले है सबसे गाल्सवर्दी का, है ना। TGT 10 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी इज ए वर्क बाय, किसके द्वारा लिखा गया ये वर्क, इंग्लैंड फर्स्ट पोइट लॉरियट, इन विच द ऑथर अटेम्प्ट टू जस्टिफाई ड्रामा एज ए लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पोइट्री। ठीक है, तो ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी इज ए वर्क बाय जॉन ड्राइडन, ये एक जॉन ड्राइडन का ये वर्क था जो कि इंग्लैंड के फर्स्ट पोइट लॉरियट माने जाते हैं, जिसमें ऑथर ने यानी जॉन ड्राइडन ने क्या जस्टिफाई किया है ड्रामा को, यानी इंग्लिश ड्रामा को इसमें उन्होंने जस्टिफाई किया है, उसे लेजिटिमेट बताया फॉर्म बताया है पोइट्री की। ठीक है, कंपेरेबल to the epic as well as defend English drama against that of the ancient and the French। ठीक है, कंपेरेबल यानी कि एपिक की तुलना में उन्होंने इंग्लिश ड्रामा को, ठीक है, उसे अच्छा बताया है। और किसके अगेंस्ट में, जो प्राचीन ड्रामा हो यानी कि ग्रीक ड्रामा हो चाहे वो फ्रेंच ड्रामा हो, उन सबसे अच्छा उन्होंने बताया इंग्लिश ड्रामा को। ठीक है, यानी कि इंग्लिश ड्रामा को जस्टिफाई करते हैं इसमें। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए जॉन ड्राइडन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, in presenting his argument in Essay of Dramatic Poesy, Dryden takes up the subject that Philip Sidney had set forth in his Defense of Poesy in 1580। यानी कि इसमें उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट सेट किए हैं वो उन्होंने
किससे कॉपी किए हैं, फिलिप सिडनी की डिफेंस ऑफ पोइजी है उनका ऐसे, उससे उन्होंने ये आर्गूमेंट लिए हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, फिलिप सिडनी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। A narration or description in which event, action, character, setting, or subject represent specific abstraction or ideas, hence the narrative carries a second meaning along with its surface story. So it is called allegory. So the right option will be C, allegory की बात हो रही है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। जॉन बनियान द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉन बनियान की द पिलग्रिम प्रोग्रेस किसका एग्जाम्पल है, तो एक एलागरी है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। द फेरी क्वीनी रिटन बाय एडमंड स्पेंसर इज ए रिलीजियस मॉरल पॉलिटिकल, ये भी एलागरी है, ये वर्ल्ड बेस्ट एलागरी में आती हैं। जैसे कि जॉन बनियान की पिलग्रिम प्रोग्रेस है, एडमंड स्पेंसर की कौन हो गई, फेरी क्वीनी। ठीक है, देखिए इसके ऑप्शंस। 12 बुक्स ईच कंसिस्टिंग, यानी कि जो एलिगरी है इनकी एक एपिक है, बेसिकली एलिगरी फॉर्म में एडमंड स्पेंसर का, ये 12 बुक्स में, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एडवेंचर ऑफ ए नाइट रिप्रेजेंटिंग ए पार्टिकुलर मॉरल वर्च्यू। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एलिगरी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। Astrophel, a pastoral elegy upon the death of the most noble and valorous knight Sir Philip Sidney, is a poem by the English poet। ठीक है, एस्ट्रोफल एक क्या है, पेस्टरल एलजी है जो कि फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखी गई। तो किस इंग्लिश पोइट ने लिखा था इसको, सो एडमंड स्पेंसर ने इसे लिखा था सर फिलिप सिडनी की डेथ पर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एडमंड स्पेंसर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। देखिए क्वेश्चन नंबर है 96। द ट्रेजेडी ऑफ रुस्तम एंड सोहराब, ट्रेजेडी है रुस्तम और सोहराब की, फॉर्म्स पार्ट ऑफ 10th सेंचुरी पर्सियन एपिक। ये पर्सियन एपिक है जिसे शाहनामा के नाम से जाना जाता है, बाय द पर्सियन पोइट। ये पर्सियन पोइट के द्वारा लिखा गया, डैश इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द हीरोज रुस्तम एंड हिज सन सोहराब। ठीक है, तो ये किस पर्सियन पोइट के द्वारा ये जो है एपिक लिखा गया है, 10th सेंचुरी का ये एपिक है। तो ये फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है जो कि एक पार्सियन पोइट है। और इसमें क्या बताया गया है, रुस्तम और उसके सन सोहराब के बारे में, उसकी सोहराब की ट्रेजिक स्टोरी को बताया गया है। इसमें क्या हुआ था, रुस्तम ने अपने बेटे को अननोइंगली मार दिया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, फिरदौसी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। Which poem of Matthew Arnold retells a famous episode from Firdausi Persian epic Shahnama, relating how the great warrior Rustam unknowingly slew his long lost son Sohrab in single combat। ठीक है, तो ये जो पोएम है, यानी कौन सी पोएम मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी जो रिटेल करती है, यानी कि बताती है एक फेमस एपिसोड को, फ्रॉम फिरदौसी पर्सियन एपिक। फिरदौसी का जो पर्सियन एपिक है जिसकी हमने अभी ऊपर बात की थी, शाहनामा। शाहनामा एक पर्सियन एपिक है जो कि फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। तो इसी में से मैथ्यू अर्नोल्ड ने मतलब इसी में से अपनी एक स्टोरी लिखी, इसी को कॉपी करके। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एक महान योद्धा रुस्तम अननोइंगली, यानी कि गलती से, स्ल्यू हिज लॉन्ग लॉस्ट सन, अपने मतलब खोए हुए बेटे को मार देता है, हत्या कर देता है उसकी, सोहराब, इन सिंगल कॉम्बैट, युद्ध में। तो ये उनकी पोएम है सोहराब एंड रुस्तम एन एपिसोड, जो कि 1853 में आई थी मैथ्यू आर्नोल्ड की। ठीक है, सोहराब एंड रुस्तम एन एपिसोड 1853। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 98। इन मेमोरियन AHH इज़ अ पोएम, एक कविता है बाय द ब्रिटिश पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है जो कि पब्लिश हुई इन 1850। इट इज़ ए रिक्वेम फॉर द पोइट्स बिलीव्ड कैम्ब्रिज फ्रेंड, जिसमें क्या दिखाया है उन्होंने अपने बिलव्ड कैम्ब्रिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की डेथ के बारे में लिखा है। ये एक एलजी है। who died suddenly of a cerebral hemorrhage in Vienna, जिनकी डेथ हो गई थी वियना में 1833 में, एज 22, एट द एज ऑफ 22, यानी 22 की एज में उनकी डेथ हो गई थी वियना में। तो क्या नाम था उनके फ्रेंड का, आर्थर हेनरी हेलम। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 99। रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस और वर्सेस, स्पेशली फॉर रिटोरिकल और पोइटिक इफेक्ट, यानी कि किसी एक वर्ड का या फ्रेजेस का बार बार रिपीटिशन किया जाता है ना, किसी पोइटिक लाइन्स की शुरुआत में।
रिटोरिकल और पोइटिक इफेक्ट लाने के लिए, तो इसे एनाफोरा कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स डिकेंस की कविता है ना, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम। तो ये जो इट वॉज बार बार शुरुआत में आ रहा है, यही क्या है, एग्जाम्पल है एनाफोरा का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। A well-known phrase expressing something that is always true about people or the world, यानी कि एक फ्रेज जो हमेशा ही लोगों के बारे में या संसार के बारे में क्या होता है, सत्य होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अडेज, यानी कहावत। कहावत हमेशा ही क्या होती हैं, सत्य होती हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, अडेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 101, द मस्कुलाइन फॉर्म ऑफ डक इज, डक की जो है मस्कुलाइन फॉर्म क्या होती है, ड्रैक होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ड्रैक। पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 102, द वर्ड इनवेट, इनवेट जो वर्ड है हैज़ द नाउन फॉर्म, इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी, ये पीजीटी 2013 में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्वेजियन, इन्वेशन, इन्वेजन, इन्वेडमेंट। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, इन्वेजन इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी, सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, 4 पार्ट दे रखे हैं जिसमें किसी एक पार्ट में यहाँ एरर है, वो आपको फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है। जैसे द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट हैव कमिटेड दिस मिस्टेक। ठीक है, टीचर या उसी प्रकार उसके स्टूडेंट्स ने इस मिस्टेक को किया है। तो यहाँ पे जो है आपका जो सी पार्ट है इसमें एरर है, ये जो हैव है यहाँ पर हैज़ होता तो ये आपका सही होता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर एज वेल एज में जो भी वर्ब आएगी वो यहाँ टीचर के अकॉर्डिंग आएगी, इससे कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रॉपर, यानी कि जो बिहेवियर था स्टूडेंट्स का वो क्या था, अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब है वो सिंगुलर आएगी वॉज, क्योंकि जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का बिहेवियर ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, यहाँ पे वॉज होता तो आपका ये करेक्ट हो जाता, बिहेवियर के साथ प्लूरल वर्ब तो नहीं आएगी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल बाय द विंडो नीड्स रिवाइंडिंग। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, यहाँ आपके डी इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, यहाँ जो एक्चुअल ये है ये आपका गलत है, यहाँ पर इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी माई कजिन सिस्टर हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी, नो एरर। यहाँ पर आपकी जो सी पार्ट है इसमें एरर है, जैसे माई कजिन दे रखा है, इसके बाद ये जो सिस्टर है ये गलत दे रखा है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 से लेके 109, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली टू फाइंड आउट एरर इन इट, इसमें कहीं एरर दे रखी है उसे आपको फाइंड आउट करना है। एरर लाइज इन एनी पार्ट, एरर किसी भी पार्ट में हो सकती है ऑफ द सेंटेंस नंबर एज ABCD, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। PGT 2016 में ये जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको एरर फाइंड आउट करनी है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 108 है यहाँ पर, दिस कार इज़ सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली दैन द वन आई हैव। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, या जो बी पार्ट है इसमें एरर है, कॉम्पेरेटिव डिग्री से एरर दे दी गई है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, ये PGT में पूछे गए थे क्वेश्चन। नेक्स्ट है यू विल आइदर हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल, यानी कि या तो तुम अपना काम जो अपना वर्क है उसमें सुधार कर लो, या फिर मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें डिसमिस कर दूंगा स्कूल से। तो यहाँ पर जो है जो एरर पार्ट है वो ए में है, जैसे आइदर और जो और है इसका जो को रिलेशन है वो यहाँ पर गलत कर दिया है, क्योंकि जैसे यहाँ पर दे रखा है ना आइदर आई शैल हैव टू और आई शैल हैव टू, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ये आइदर यू विल हैव टू, आइदर पहले आता है, यहाँ आइदर यहाँ होना चाहिए था और दे दिया इन्होंने बीच में, है ना, तो ए पार्ट में एरर है। ऐसे ही नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ TGT 2016 के क्वेश्चंस यहाँ पर एज इट इज़ रख दिए हैं इन्होंने। जैसे क्वेश्चन नंबर 110 से देखिए 113, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। तो TGT 2016 के जो क्वेश्चन थे वो रखे हैं यहाँ पे एज इट इज़। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 110, हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्ट, यानी मुश्किल से ही क्या हुआ था, घर पहुंची थी कि जब रेन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा आपको वर्ब फ्रेज यहाँ पे यूज़ करना है। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, हैड शी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जब भी क्या होता है जो नेगेटिव एडवर्ब फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में होती है सेंटेंस के,
तो हेल्पिंग वर्ब को पहले यहाँ रखा जाता है। तो यहाँ पर डिड भी हो सकता है और हैड भी हो सकता है। तो यहाँ पर आगे वाला जो है ये आपको देखना है कि ये किस तरीके से दे रखा है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ दे रखी है तो हैड आएगा। अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो डिड भी हो सकता था। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, बी, हैड सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिड होता तो यहाँ पर आपका फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ, तो इसलिए डिड नहीं होगा, हैड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। द बॉस वांटेड टू नो, बॉस क्या जानना चाहता है, हाउ आई हैड डन द जॉब, कि जो मैंने जॉब है वो कैसे की। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। आई विश, मेरी इच्छा है काश मैं एक राजा होता। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें वर का यूज़ होता है हमेशा। ठीक है, सो आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उसमें आपको फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए, आपको इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। यू हैव 20 रुपीज़, तो ये सही है। आई हैव 2 10 रुपी नोट, ये भी सही है। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशन थ्योरी, तो आपका जो इनकरेक्ट है वो ये वाला है। मैनकाइंड इज डिमेंटेड, ये भी सही है ना। ये जनरल वे में जब मैनकाइंड का यूज़ होता है तो कभी भी इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो गलती है वो ये है, कभी भी इस नाउन से पहले जो दूसरा नाउन होता है उसमें उसको हम एडजेक्टिव माना जाता है। ठीक है, जैसे थ्योरी है, एक नाउन है और नाउन से पहले एक और नाउन यहाँ पे है, इसे क्या मानेंगे, एग्जेक्टिव मानेंगे। तो जब ऐसे एडजेक्टिव मानेंगे तो हम इसे प्लूरल नहीं बनाएंगे। सो आपको जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। ठीक है, इनकरेक्ट ये है। 114 देखिए, क्वेश्चन नंबर 114। व्हीकल फॉर कैरिंग ए डेड बॉडी इज कॉल्ड, जो एक व्हीकल डेड बॉडी को ले जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको हर्सी कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाई एन ऑथर एज डिस्गाइज इज, यानी कि काल्पनिक नाम जो किसी ऑथर के द्वारा एज्यूम कर लिया जाता है उसे स्यूडोनिम कहते हैं। जैसे कि ऐसे ऑफ एलिया में, जैसे कि लैम थे, चार्ल्स लैम, वो हमेशा एलिया के नाम से अपने ऐसे लिखते थे, तो वो एक स्यूडोनेम मतलब स्यूडोनेम था। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गया 115, और यहाँ पर बाकी 116 से लेके 125 यहाँ पर पैसेज दिया गया है। सो ये था हमारा प्रैक्टिस पेपर 39, ये हमने कंप्लीट कर लिया। एंड आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।